प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो वार्ता में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवाद पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगा। इसके अंतर्गत प्रगतिवाद का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, प्रगतिवाद से हमारा क्या आशय है या समालोचकों का क्या आशय है, प्रगतिवाद के संबंध में विभिन्न आलोचकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उनके क्या विचार हैं, इस पर विचार किया जाएगा। प्रगतिवाद का भावलोक कैसा था, उसकी विशेषताएं क्या थीं और प्रगतिवाद का शिल्प कैसा था, इसके संबंध में इस वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, छायावादी काव्य के अवसान के बाद प्रगतिवाद के बीज अंकुरित हुए। 1936 के आसपास हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की कविताओं का चलन साहित्य जगत में दिखाई देता है। छायावादी कवियों की कविताओं में सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि की जगह सामाजिक यथार्थ के चित्रण की प्रवृत्ति छायावाद के उत्तरार्ध में ही दिखाई देने लगी थी। इन कवियों ने कल्पना के नील गगन से ठोस धरातल पर उतरने का प्रयास किया। प्रगतिवादी कवियों में यथार्थ अपने चरम सीमा में दिखाई देता है। राजनीतिक मार्क्सवाद ही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के रूप में दिखाई पड़ा। 1936 से लेकर के 1943 तक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में काव्य लेखन की दिशा में प्रगतिवाद नामक काव्य आंदोलन चलता रहा। प्रगतिवाद का नेतृत्व करने वाले कवियों में रामधारी सिंह दिनकर थे, नागार्जुन थे, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, पंत, ये सभी कवि प्रगतिवाद से प्रभावित थे और प्रगतिवादी काव्य आंदोलन के लिए कविताएं लिख रहे थे। इन सभी कवियों पर मार्क्स का कुछ न कुछ प्रभाव था। सामाजिक पीड़ा, दुर्बलता, दयनीयता, निरीहता, बेबसी, उत्पीड़न, वर्गभेद, पक्षपात, दमन, अत्याचार, शोषण के अकांड तांडव को प्रगतिवादी कविता ने अपना वर्ण विषय बनाया। मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, सामाजिक क्षेत्र और समाजवाद एवं दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसी का साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। एक समालोचक रामेश्वर शर्मा कहते हैं, प्रगतिवाद कोई वाद नहीं वरन जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण है। प्रगतिशील साहित्य जीवन की उस महान आशा, आकांक्षा और कर्मेक्षा की अभिव्यंजना है जो देश को संदेश देती है। आगे हम चलते हैं, प्रगतिवाद के संबंध में बात करते हैं। प्रगतिवाद कब से कब तक था? यह 1936 अर्थात छायावाद के समापन के ठीक बाद प्रारंभ होता है और 1943 तक इस काव्य आंदोलन का प्रभाव था। प्रगतिवाद का आशय क्या है?
एक प्रकार का आधुनिक साहित्यिकवाद या सिद्धांत जिसका मुख्य उद्देश्य जनवादी शक्तियों को संगठित करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थवाद के लक्षित उद्देश्यों की सिद्धि करना है। सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करने के कारण ही इसे प्रगतिवाद कहा गया है। प्रगतिवाद के संबंध में समालोचकों का, विचारकों का क्या मत है? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि यह मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित नहीं बल्कि उस पर आधारित भी है। डॉक्टर नामवर सिंह की टिप्पणी गौरतलब है। उन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक अपनी पुस्तक में प्रयोगवाद अध्याय में लिखा था कि जिस तरह छायावाद और छायावादी कविता भिन्न नहीं थी, उसी तरह प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य भिन्न नहीं थे। वाद की अपेक्षा शील को अधिक अच्छा समझकर इन दोनों में भेद करना बुद्धि विलास है और कुछ लोगों की इस मान्यता के पीछे प्रगतिशील साहित्य का प्रश्न विरोध भाव छिपा है। अर्थात डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रगतिवाद वाद शब्द का विरोध किया और प्रगतिशील शब्द को ज़्यादा महत्व दिया। शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं, प्रगतिवाद साहित्य की धारा ही नहीं, साहित्य का मार्क्सवाद दृष्टिकोण है। प्रकाश चंद्र गुप्त लिखते हैं, भारतेंदु ने प्रगतिशीलता की परंपरा में राष्ट्रीयता और यथार्थवाद जोड़े। इसी भूमि पर आधुनिक प्रगतिवाद की इमारत खड़ी हुई है। द्विवेदी युग के राष्ट्रीय कवियों ने इस परंपरा को विकसित किया और छायावाद ने इसको रूप रंग से पुष्ट किया। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, मार्क्सवाद का साहित्यीकरण प्रगतिवाद माना है। कुछ विद्वानों ने प्रगतिवादी काव्यधारा में कविता के प्राण तत्व का लोप माना है। डॉक्टर रामदरस मिश्र की स्पष्ट धारणा है, यह नाम प्रगतिवाद उस काव्यधारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? 1936 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना को केंद्र में रखने वाली जिस नई काव्यधारा का उदय हुआ उसे प्रगतिवाद कहते हैं। यह बुद्धिजीवियों से शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना जगाने की उम्मीद करती है। यह शोषित वर्ग को संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करती है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन थे? आप देखेंगे कुछ एक छायावादी कवि भी बाद में प्रगतिवादी बन गए, जैसे सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं लिखी। पंत के युगांत युगवाणी ग्राम्या प्रगतिवाद से प्रभावित है। निराला की कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना पे प्रगतिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। नरेंद्र शर्मा भी छायावादी कवि थे। प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, इन पर प्रगतिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल भी छायावादी कवि थे। किरणवेला और लाल चुनर इनका काव्य संग्रह है। इन रचनाओं में भी प्रगतिवाद के दर्शन होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्र कवि थे और प्रगतिवादी कवि ही माने जाते हैं। इनका मानव काव्य संग्रह, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उदय शंकर भट्ट का अमृत और विष, बालकृष्ण शर्मा नवीन का कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुरियाँ,
केदारनाथ अग्रवाल का, युग की गंगा, लोक कथा, आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नीत के बादल, रामविलास शर्मा का रूप तरंग, नागार्जुन का युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जातियों का कोरस, भस्मासुर, रांगे राघव का, अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, शिवमंगल सिंह सुमन का हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सजन, लोचन का मिट्टी की बात और धरती। ये कुछ एक कवि थे जो प्रगतिवादी कवि थे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ उल्लेखित किया गया है ताकि आप प्रगतिवादी काव्य संग्रहों से, प्रगतिवादी काव्य रचनाओं से परिचित हो सकें। आगे चलते हैं। प्रगतिवाद किन विशेषताओं को, किन प्रवृत्तियों को लेकर के चला, किन भावों को लेकर के चला? तो प्रगतिवाद का मुख्य स्वर यह था कि उसमें क्रांति के बीज दिखाई देते थे। क्रांति के लिए उकसाता हुआ कवि नजर आता है। वह संपूर्ण क्रांति चाहता है। आर्थिक विषमता, शोषण, रूढ़ियाँ एवं असमानता क्रांति के बिना समाप्त नहीं हो सकती। कवि क्रांति के माध्यम से वर्ग भेद को मिटा करके समतामूलक समाज स्थापित करना चाहता है। तभी तो कहता है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। आगे चलते हैं। मार्क्सवाद पर आस्था। जैसा कि आप सबने देखा कि अधिकांश समालोचकों ने कहा कि प्रगतिवादी कवि मार्क्सवादी दर्शन पर विश्वास करते थे। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाले मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। लाल रंग पे भी इनकी आस्था खूब दिखाई देती है। जैसे लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, ऐसा लिख करके इन कवियों ने मार्क्सवाद पर अपनी आस्था प्रकट की है। प्रगतिवाद की एक विशेषता समाजवादी यथार्थ और सामाजिक वैषम्य का चित्रण करना है। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद या आध्यात्मवाद में इनका कतई विश्वास नहीं है। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है, सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है। अकाल और अकाल के बाद नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, जिसके बोल हैं उन्हीं की ये अंतिम पंक्तियाँ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। आगे चलते हैं। वर्ग संघर्ष
से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है, ऐसा प्रगतिवादी कवि मानते हैं कि जब तक समाज में आपस में संघर्ष नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। वह सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं व्यवस्था का होगा। सदियों की ठंडी राख बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां स्पष्ट रूप से घोषणा करती हैं कि कवि बदलाव चाह रहा है। प्रगतिवाद की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष में बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है वह शोषक के पक्ष में नहीं है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। तभी तो कवि लिखता है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित थी, साम्यवाद से प्रभावित थी, तो राजनैतिक पूर्वाग्रह देखने को इस कविता में मिलता है। प्रगतिवादी कवि अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। आप देखिए राजनीतिक पूर्वाग्रह किस तरीके का दिखाई दे रहा है। खादी ने मलमल से चुप चुप साँठ गांठ कर डाली है, और बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। स्पष्ट है कि यहाँ पर पूंजीपतियों का विरोध किया जा रहा है। आगे पूंजीवाद का विरोध प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषता है। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि समाज में धनिकों का बोलबाला हो, और जब उनका ऐसा सोचना है कि यदि अगर धनिक बढ़ेंगे तो समाज में शोषण बढ़ेगा, इसलिए वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करने में मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषता है शोषक के प्रति आक्रोश और शोषित के प्रति सहानुभूति। समाज में दो वर्ग शोषक और शोषित हैं, इनकी स्पष्ट मान्यता है। इन कवियों ने शोषकों की घोर निंदा अपने काव्य में की है, और निर्धन, उपेक्षित एवं शोषितों के प्रति इन कवियों की घोर सहानुभूति है। सामाजिक आर्थिक वैषम्य की पीड़ा इन पंक्तियों में देखिए। एक ओर समृद्धि थिरकती, पास सिसकती कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण गहनों वाली। प्रगतिवादी कवि नारी के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं। वो नारी मुक्ति के पक्षधर हैं। वह नारी को पुरुष के समकक्ष प्रतिष्ठित करना चाहता है, उसे अधिकार संपन्न बनाना चाहता है।
वह स्त्री के अधिकारों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। युग के शोषित नारी को वह प्रतिष्ठित करना चाहता है। तभी तो वह लिखता है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। एक और उदाहरण देखिए जिसमें वो लिखते हैं, प्रगतिवादी कवि, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर आश्रित। छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि परंपरा का विरोध करते हैं। ईश्वर, भाग्य, नियति, प्रारब्ध, पुनर्जन्म पर इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बल्कि इनसे संबंधित सामाजिक मान्यताओं का वह खंडन करता है। प्रगतिवादी कवि जाति एवं वर्ग भेद पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वह सिर्फ मनुष्य को मानव के रूप में देखता है। उदाहरण द्रष्टव्य है, सभ्य, शिष्ट और संस्कृत लगते मन को कुत्सित, धर्म, नीति और सदाचार का मूल्यांकन है जनहित। प्रगतिवादी कवि अंधविश्वास एवं झूठी परंपराओं का खंडन मंडन करता हुआ आगे बढ़ता है। प्रगतिवादी कवि राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से भी प्रेरित है, लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति द्विवेदी युगीन कविता की राष्ट्रभक्ति या छायावादी राष्ट्रभक्ति से अलग है। प्रगतिवादी कवि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है, लेकिन वह राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करना चाहता है। उदाहरण देखिए, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, नागार्जुन लिख रहे हैं। नागार्जुन की और एक कविता देखिए, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। इस तरीके का राष्ट्र प्रेम, जहाँ गरीब हैं, मजदूर हैं, अपाहिज हैं, भिखमंगे हैं, उनका पक्ष लेकर के वह अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करना चाहता है, देश प्रेम सिद्ध करना चाहता है। प्रगतिवादी कवि प्रकृति की को सैलानी की नहीं, किसान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि है, अभिजात्य वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान बन के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। उदाहरण देखिए, एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा हो। प्रगतिवादी कवियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगती है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। प्रगतिवादी कवि प्रेम साहित्य, प्रेम प्रदर्शन में भी निपुण थे। यहाँ प्रेम सहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वह तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है या किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूति है।
देखिए उदाहरण, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। कितना बढ़िया प्रेम का उदाहरण है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। प्रगतिवादी कविता में मानवतावाद भी देखने को मिलता है। मानव की अतुलनीय शक्ति पर उसे अटूट विश्वास है। इन कवियों के अनुसार ईश्वर मनुष्य के भाग्य का निर्माता नहीं है, अपितु मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ईश्वर के नाम पर हो रहे शोषण से कुपित होकर के ही वह कहता है, जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दैन्य अपार, उसे सुनाने चले पुकार। अब प्रगतिवाद और उसके शिल्प पर बात करें तो प्रगतिवादी कविता के शिल्प में हम देखते हैं कि जिस तरीके से छायावादी युग में या द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा प्रबंध काव्य खंड काव्य लिखे गए, लेकिन प्रगतिवादी कवि प्रबंधात्मकता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए प्रबंधात्मकता का अभाव देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कवियों ने किसी विशिष्ट, जिस तरीके से द्विवेदी युगीन कवियों ने संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग किया, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, छायावादी युगीन कवियों ने मधुर भाषा का, गेय भाषा का प्रयोग किया। इन कवियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। चूँकि यह जन जन का काव्य था, इसलिए जन जन से लोक धुन ग्रहण की और उसके आधार पर कविता लिखी। छायावाद, द्विवेदी युग और छायावाद में लय और तुक अनिवार्य था। कुछ एक कवि थे, निराला जैसे कवि, जिन्होंने मुक्त छंद की परिकल्पना की थी, वो तुकबंदी से मुक्त थे, किंतु प्रगतिवादी कवियों ने लय व तुक से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, कविता को उन्मुक्त छोड़ दिया। वहाँ भाव व्यक्त करना महत्वपूर्ण था, लय व तुक होना आवश्यक नहीं था। इन कवियों ने जन जन के जीवन से, जिसे लोक जीवन भी कहा जाता है, वहाँ से बिंब ग्रहण किया। एक बिंब का उदाहरण देखिए, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। कितना बढ़िया बिंब यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से वर्ग संघर्ष को व्यक्त करने के लिए प्रतीक गढ़े गए। इनका उद्देश्य प्रतीक प्रस्तुत करना नहीं था, और यदि अगर उद्देश्य था भी तो वो प्रतीक लिए गए जन जन से। आप देखिए उदाहरण, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। प्रगतिवादी कवियों की भाषा अत्यंत तीक्ष्ण थी, मारक थी, घाव करने वाली भाषा थी, और इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता का पुट था। भले ही वो भाषा जन सामान्य से ग्रहण की गई हो, लेकिन उसमें व्यंग जरूर निहित होता था। एक उदाहरण देखिए, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। कितनी बड़ी बात कवि ने कह दी, और हम पर कितना गहरा प्रभाव इस कविता का पड़ेगा या पड़ा होगा, द्रष्टव्य है। तो मैंने प्रगतिवाद पर अपनी यह वीडियो वार्ता आपके सम्मुख प्रस्तुत की। आशा है आधुनिक हिंदी कविता को जब आप पढ़ेंगे या आधुनिक हिंदी में हुए काव्य आंदोलनों को आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो वार्ता से लाभ पहुंचेगा। मुझे आशा है आप
मेरे इस वीडियो से प्रगतिवाद को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। धन्यवाद।